दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री में अपने नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जो कि आज हमारा 536 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,080 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। और आज हमने जो टॉपिक चूज किया है बहुत शानदार सी टॉपिक है दोस्तों, और ऐसी ऐसी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा ना जहां से परीक्षा में सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कैसे सवाल हैं जरा आप देखिए, एक बार स्क्रीन पर दे रहा है। कुछ प्रमुख यौगिक हैं, उनका संबंध किससे सवाल पूछता है। जैसे पूछ देता है कि लाल फास्फोरस का संबंध किससे है, गन पाउडर का संबंध किससे है, नीला थोथा, लाल स्याही, कृत्रिम वर्षा, आतिशबाजी, कवकनाशी, शैवालनाशी, जिंक फास्फाइड, इन सभी का संबंध किससे है दोस्तों। इस तरह के बहुत सारे सवाल यहां स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको अपनी क्लास में देने वाला हूं। ठीक है, एक काम कीजिएगा, अगर क्लास आपको अच्छी लगेगी ना तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे नए एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। हमारी सारी क्लासेज अब इसी पे चलती हैं। कम से कम पेड क्लास का डेमो आप जरूर देखिएगा। परचेज करना है या नहीं करना वो बात का डिसीजन है, लेकिन जो फ्री में आपको डेमो दिया गया है उसे एक बार दोस्तों आप जरूर देखिएगा, यही आप सभी से निवेदन है। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दिया दोस्तों, दिया सलाई की डिब्बी। दिया सलाई बोले तो सीधे सीधे याद रखें माचिस की बात कर रहा है। दिया सलाई यानी किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये बात कर रहा है माचिस की। ठीक है, ये बात कर रहा है माचिस की बात कर रहा है। कह रहा है जो माचिस होता है, माचिस की डिब्बी पर रगड़ने वाली जो सतह होती है, माचिस की डिब्बी पर रगड़ने वाली सतह जो होती है दोस्तों, उस पर देखिए कुछ ऐसी डिजाइन बनी होती है। आप ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी डिजाइन बनी होती है जो रगड़ने वाली सतह होती है, कुछ ऐसी डिजाइन बनी होती है। ठीक है, ये दोस्तों ये रगड़ने वाली सतह है। कह रहा है इस सतह पर क्या लगाया जाता है। ठीक है, क्या किन पदार्थों का मिश्रण लगा होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले इसका रंग लाल होता है, तो याद रखिएगा इसमें लाल फास्फोरस लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, फास्फोरस। ठीक है, लाल फास्फोरस लगा होता है। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा एंटीमनी लगा होता है। ठीक है, एंटीमनी सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीमनी सल्फाइड बोलते हैं। इसके अलावा कांच का चूर्ण इस पर लगा होता है। ये जो होता है ना, इस पर कांच का चूर्ण भी लगा होता है। चूर्ण पीस कर कांच को इसमें दोस्तों मिला दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये भी। ठीक है, तो कांच का चूर्ण याद रखेंगे। ठीक है, कांच का चूर्ण लगा होता है। ये कहाँ लगा होता है दोस्तों, ये माचिस जिस पर हम रगड़ते हैं, माचिस की डिब्बी पर जो ये भाग बना होता है, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा दिया सलाई बनाने में किस पेड़ की लकड़ी की सलाइयों के सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, अच्छा जो माचिस की जो तीली होती है इसके सिरे पर क्या लगा होता है, तो सिरे पर लगा होता है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, और रेड लेड लाल सीसा, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण। गोंद तो यहां भी होता है, तो याद रखेगा फिलहाल यह लकड़ी किस चीज का होता है, तो याद रखेगा चीड़ की लकड़ी। ठीक है, किसका होता है, चीड़ की लकड़ी होती है दोस्तों। चीड़ एक वृक्ष का नाम है, उसकी लकड़ी से दोस्तों ये माचिस की तीलियां बनती हैं। ये सवाल आप याद रखेंगे, ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है, परीक्षा में सवाल आता है। कर दिया सलाई की सलाइयों पर रगड़ने पर उत्पन्न संकुचन से कौन सा पदार्थ दोस्तों ये जलने लगता है, वो जलने वाला पदार्थ कौन सा है, तो याद रखेगा दिया सलाई की सलाइयों पर रगड़ने पर उत्पन्न संकुचन से कौन सा पदार्थ जलने लगता है, तो याद रखेगा ये लाल फास्फोरस होता है दोस्तों। लाल फास्फोरस यही दोस्तों जलता है। ठीक है, लाल फास्फोरस। ठीक है, लाल फास्फोरस दोनों जगह लगा होता है। थोड़ा सा लाल फास्फोरस माचिस की तीली पर लगा होता है, और थोड़ा लाल फास्फोरस जो है वो उस माचिस की डिबिया पर भी लगा होता है। ये दोनों रगड़ खाते हैं। ठीक है, तभी दोस्तों ज्वाला उत्पन्न होती है, इनके रगड़ने से ही क्या होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। ये दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे चलिए। कह रहा है कौन सा विस्फोटक पदार्थ, ध्यान सुनिएगा, कौन सा विस्फोटक पदार्थ, पहले दे भी दिया दोस्तों कि पदार्थ कैसा है, ये विस्फोटक पदार्थ है। कौन सा विस्फोटक पदार्थ, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, चारकोल तथा सल्फर का मिश्रण होता है। किसका, पोटेशियम नाइट्रेट उसमें होता है, चारकोल होता है और सल्फर होता है। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं बारूद की। किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बारूद की, जिसे आप गन पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गन पाउडर भी कहा जाता है। रंग इसका काला होता है। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, रंग काला होता है।
इसलिए कभी कभी इसे काला पाउडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे काला पाउडर भी कहा जाता है। तो चाहे गन पाउडर हो, चाहे काला पाउडर हो, चाहे बारूद हो, इसे आप याद रखेंगे। और इसमें किसका मिश्रण होता है ये आप जरूर याद रखेगा। तो सल्फर का मिश्रण होता है, चारकोल का मिश्रण होता है और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है बारूद में। इन तीनों चीजों का मिश्रण होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। करा नीला थोथा, जिसे आप कॉपर सल्फेट कहते हैं। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ लेता है। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों आपसे पूछ लेता है। तो कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फेट को SO4 से। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि नीला थोथा, जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो याद रखेगा, ये इसे कहा जाता है, ये कवकनाशी है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, यह कवकनाशी है। ठीक है, अब देखिए कई सारे कवकनाशी मतलब कवकों का नाश करता है। इसे कीटनाशी भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे शैवालनाशी भी कहते हैं। ठीक है, कीटनाशी, कुछ लोग इसे शैवालनाशी भी कहते हैं। तो याद रखेगा, ये जो नीला थोथा है जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, ये कवकनाशी है, कीटनाशी है, शैवालनाशी है। ठीक है, अच्छा, नीला थोथा का इस्तेमाल दोस्तों और कहां किया जाता है, इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो लिखिएगा दवा और मरहम बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा अन्य उपयोग। ठीक है, अन्य उपयोग। इसका दूसरा उपयोग क्या है? तो लिखिएगा दवा और मरहम बनाने में। ठीक है, मरहम या मलहम लिखिए, दवा या मलहम बनाने में। ठीक है, दवा या मलहम बनाने में दोस्तों इसका यूज किया जाता है। ये आप याद रखेंगे, नीला थोथा जिसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है, ये उसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा ईओसिन दोस्तों ये किससे संबंधित है? ईओसिन, ध्यान से सोचिए, समझिए, तब जवाब दीजिए। आपसे सवाल भी ऐसे देता है कि ईओसिन संबंधित है, 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखेगा लाल, यह जो है लाल स्याही से संबंधित है। ठीक है, ईओसिन का संबंध किससे है? ईओसिन का संबंध लाल स्याही से। किससे दोस्तों? लाल स्याही से है। ईओसिन ऐसे सीधे दे, या कभी कभी कूट भी बना के देता, 4 कूट बना के दे देगा, उसमें देगा किसका संबंध किससे, तो बताना पड़ेगा कि ईओसिन का संबंध लाल स्याही से है। और इसका उपयोग, अच्छा, एक केमिकल रंग है एक तरह से, और इसका उपयोग चाहे लाल या गुलाबी रंग बनाने में दोस्तों किया जाता है। तो लाल आप लिखिए तो ज्यादा सही है, ऐसे डायरेक्टली ये सवाल बन जाता है। सिल्वर आयोडाइड दोस्तों किससे संबंधित है? कॉमन सा आंसर दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का संबंध कृत्रिम वर्षा से है। किससे दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड का संबंध जो है यह कृत्रिम वर्षा से है, आर्टिफिशियल तरीके से जब बारिश कराई जाती है। ठीक है, देखिए बार बार आपने सुना होगा, न्यूज सुना होगा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा वो जब प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, इस वजह से वहां बारिश कराया जाएगा, कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। तो कृत्रिम वर्षा होगा कैसे? सिल्वर आयोडाइड से। ठीक है, अच्छा, कभी कभी सिल्वर आयोडाइड से वो भी पूछ देता है दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का वो रासायनिक नाम पूछ देता है, तो सिल्वर का Ag हो जाता है और आयोडाइड का दोस्तों I हो जाता है। तो AgI दोस्तों याद रखेगा, ये क्या हो जाएगा? यह रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यह रासायनिक सूत्र हो जाता है किसका? सिल्वर आयोडाइड का। देखिए कृत्रिम वर्षा तो है ही है, ठीक है, ये तो मान लीजिए ही है। इसके अलावा आपसे पूछ दिया जाए कि इस सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल और कहां कहां पर होता है, तब आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो 2 जगह और आप बताइएगा। फोटोग्राफी में भी यूज होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में भी यूज होता है, फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज होता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज भी फोटोग्राफी में होता है। और एक लिखेगा एंटीसेप्टिक दवाओं में। ठीक है, एंटीसेप्टिक दवाओं में भी किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो वहां भी जो है यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। करा जिंक फास्फाइड, ध्यान से पढ़िएगा। करा जिंक फास्फाइड दोस्तों ये किससे संबंधित है? जिंक फास्फाइड। ठीक है, जिंक फास्फाइड का संबंध किससे है दोस्तों? याद रखेगा, ये घर में चूहों को मारने वाली जो दवा होती है वो यही जिंक फास्फाइड होता है। ये करता क्या है, जब कोई जानवर इस जिंक फास्फाइड को निगल जाता है तो फास्फेट गैस बनती है, जिसकी वजह से जीवों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख दें दोस्तों? ठीक है, चूहों को मारने हेतु। ठीक है, चूहों को मारने वाली दवा। ठीक है, चूहों को मारने वाली दवा। तो ऐसे लिख सकता है, या परीक्षा में ऑप्शन दे सकता है
रोडेंट नासी। इस चूहे के लिए दोस्तों एक शब्द आता है रो, ठीक है, रोडेंट नासी भी दोस्तों ये शब्द यूज किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। जिंक फास्फाइड का संबंध इसी से है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा मैग्नीशियम दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैग्नीशियम का संबंध आतिशबाजी से है। किससे दोस्तों? मैग्नीशियम का संबंध जो है ये आतिशबाजी से है। जब कभी आतिशबाजी मतलब समझ रहे हैं ना, पटाखे जब छोड़े जाते हैं, पटाखे, ठीक है, तो जब पटाखों की आतिशबाजी होती है तो उसमें जो चमकीला रंग निकलता है, ठीक है, चमकीला रंग जो दिखता है दोस्तों वो यही मैग्नीशियम होता है। अच्छा, अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग जिम्मेदार हैं। जैसे बेरिलियम हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, लिखेगा बेरिलियम नहीं बेरियम, ठीक है, बेरियम पटाखों में हरा रंग के लिए जिम्मेदार दोस्तों कौन होता है? याद रखिएगा, ये सब पटाखों में बता रहा हूं, ठीक है, ये सब पटाखों के बारे में बता रहा हूं कि पटाखों में जो हरा रंग, जैसे चमक के लिए तो मैग्नीशियम हो गया, बेरियम दोस्तों ये हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, स्ट्रोंटियम जो होता है दोस्तों यह लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है, लाल रंग के छुरछुरी आसमान में जाके फटता है, ठीक है। इसी तरह से तांबा, याद रखिएगा, तांबा यानी कॉपर, यह नीला रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। यह किसके लिए? तांबा जो होता है नीला रंग के लिए जिम्मेदार होता है, और सोडियम जो होता है वो पीला रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। सोडियम जो होता है, सोडियम यह पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपसे पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा कि पूछ सकता है, ये मैग्नीशियम वाला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चमक पैदा करता है, ठीक है। आतिशबाजी में जो चमक आपको दिखती है, पीली कलर वाली जो चमक दिखती है, वो दोस्तों यही होता है, चमकना, ठीक है, वो दोस्तों मैग्नीशियम का कमाल है। लेकिन खास करके एकदम येलो रंग वो सोडियम का कमाल है, ठीक है। स्ट्रोंटियम ये लाल रंग की वजह से होता है, और हरा रंग वो जो है बेरियम की वजह से होता है। तो इस तरह से याद रखें। नीला रंग तांबे की वजह से होता है, कॉपर की वजह से होता है, ये दोस्तों आप याद रखेंगे। तो अलग अलग रंग का क्या कारण है ये मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, ठीक है। इसी तरह का रहा यूरेनियम दोस्तों किससे संबंधित है? कौन बच्चा नहीं जानता यूरेनियम के बारे में, ठीक है। यूरेनियम दोस्तों ये कई मामले में, खास करके दो चीजें दोस्तों याद रखेगा, परमाणु भट्टियों में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, परमाणु भट्टियों में, ठीक है, बिजली उत्पादन करने के लिए, ठीक है, किया जाता है कि नहीं, बिजली उत्पादन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा परमाणु हथियार बनाने में, ठीक है, परमाणु हथियार निर्मित करने में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूरेनियम की बात हो रहा है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ 235 भी लिख सकते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम को यू से डिनोट करते हैं, और यूरेनियम 235 ही वह है जो इन कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा सवाल है। आगे दे रहा दोस्तों टंगस्टन। टंगस्टन दोस्तों किससे संबंधित है? याद रखिएगा, टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट तैयार किया जाता है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है दोस्तों ये तैयार किया जाता है, ठीक है। और टंगस्टन से ही क्यों तैयार किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन की वो जो है गलनांक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसका गलनांक दोस्तों अत्यधिक होता है, अत्यधिक में भी कितना होता है दोस्तों? तो कहा जाता है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस दोस्तों इसका गलनांक होता है। इसलिए फिलामेंट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब में हम किसका यूज करते हैं? टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। अब तो एलईडी लाइट आ गई है, ठीक है, तो पहले के जमाने में जो बल्ब होते थे उसमें टंगस्टन का यूज करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा जिंक दोस्तों संबंधित है, ये कैसा सवाल है सोचिए। करा सीधे सीधे एक छोटा सा शब्द दे रहा जिंक, ठीक है, जिंक को ZN से रिप्रेजेंट किया जाता है। करा जिंक दोस्तों किससे संबंधित है? तो जिंक का संबंध याद रखेगा गैल्वेनीकरण से। किससे दोस्तों? गैल्वेनीकरण, ठीक है। गैल्वेनीकरण को हिंदी में कहा जाता है यशद लेपन। क्या कहा जाता है? यशद लेपन, ठीक है, गैल्वेनीकरण। वैसे जिंक को एक जिंक के लिए एक शब्द है यशद, ठीक है। यशद का मतलब क्या होता है? जिंक मतलब क्या हो जाता है? जस्ता, ठीक है। यशद का मतलब क्या हो जाता है? जस्ता हो जाता है, ठीक है। होता क्या है कि लोहे पर, ध्यान दीजिएगा, लोहे पर जिंक की परत लगा देने से, ठीक है, उस पर जंग नहीं लगता, उस पर जंग नहीं लगता, ठीक है, जंग नहीं लगता।
तो यही दोस्तों, यही प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है, इसी प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, कि भाई ऐसे लोहा रहेगा तो जंग लग जाएगा, लेकिन यदि उस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाए, जस्ते का एक परत लगा दिया जाए, तो दोस्तों उस पर जंग नहीं लगता है। ये दोस्तों बड़ा बढ़िया सवाल है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल दे रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत ध्यान से पहले पढ़िए, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये किससे संबंधित है। ऐसे सवाल कूट में दोस्तों भर भर के दिए जाते हैं, तो बताइएगा दोस्तों। अच्छा, पहले टेट्राक्लोराइड दे दिया तो आपको ये समझना पड़ेगा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CCl4। क्या होता है दोस्तों, टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा C, फिर लिखेगा Cl4। ठीक है, एक C तो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा C में जो टेट्राक्लोराइड दिया है, टेट्रा मतलब 4 हो जाता है। जैसे मोनो एक को कहा जाता है, डाई 2 को कहा जाता है, ट्राई 3 को कहा जाता है, टेट्रा 4 को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां क्लोराइड में टेट्राक्लोराइड है तो क्लोराइड में Cl लिख के इस पे 4 लगा दीजिएगा। ठीक है, और इसका ये टेट्राक्लोराइड जो लिख रहा है, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो अग्नि शमन यंत्रों में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है, तो याद रखिएगा अग्निशमन यंत्रों में, ठीक है, अग्निशमन यंत्रों में आग बुझाने हेतु, ठीक है, आग बुझाने हेतु ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, ये आप याद रखें। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कभी कभी और देता है कि आग बुझाने के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों। ठीक है, आग बुझाने के लिए दोस्तों और जिम्मेदार कौन है, तो याद रखिएगा आग बुझाने के लिए CO2 भी जिम्मेदार है। ठीक है, CO2 दोस्तों इसका प्रयोग भी आग बुझाने में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल करा हाइड्रोजन पराक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पराक्साइड दोस्तों ये किससे संबंधित, बहुत ध्यान से पढ़िए, सोचिए तब बताइए। पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड का संबंध भी घाव पर जो है मरहम लगाने से संबंधित है। ठीक है, तो इससे दोस्तों दवाइयां बनती हैं। ठीक है, इससे दवाइयां निर्मित की जाती हैं, दवाइयों में खास करके दोस्तों मरहम निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, मरहम जो है दोस्तों बनाए जाते हैं, ये जो हाइड्रोजन पराक्साइड लिखा है। ठीक है, और हाइड्रोजन पराक्साइड ये अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जाना जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे हाइड्रोजन पराक्साइड। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है। और आगे बढ़िए, करा द्रव अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का नाम तो सुना था। ठीक है, NH3 अमोनिया, ये NH3 है दोस्तों। आपसे कह रहा है ये जो द्रव अमोनिया होता है, ये द्रव अमोनिया दोस्तों किससे संबंधित है, तो द्रव अमोनिया का इस्तेमाल हम प्रशीतक के रूप में करते हैं। ठीक है, प्रशीतक के रूप में, याद रखिएगा। जैसे आपसे द्रव अमोनिया पूछ दे, आपसे फ्रेयान पूछ दे। ठीक है, क्या पूछ दे, फ्रेयान पूछ दे। ठीक है, फ्रेयान। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब का प्रयोग क्यों करते हैं, प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में कूलिंग के लिए दोस्तों। प्रशीतक यानी क्या हो गया, प्रशीतक यानी कूलिंग हो गया। ठीक है, कूलिंग के लिए कहां पर, रेफ्रिजरेटर वगैरह में कूलिंग के लिए दोस्तों किसका यूज करते हैं, द्रव अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अब तक मैंने आपको 7 विषय विधिवत पढ़ा दिया है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो भरोसा कीजिए केमिस्ट्री में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जिस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे या नहीं किया है। ठीक है, सभी टॉपिकों पर डिस्कशन होगा और एक एक सवाल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे साथ पढ़ने का फायदा यह है कि कुछ छूटेगा नहीं, बस इतना याद रखेंगे। और इसी तरह से हमने आपको 7 विषय पढ़ा दिया, जिसमें एंशिएंट, मिडाल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री का है, पूरा संविधान, पूरा विश्व का भूगोल, पूरा भारत का भूगोल, पूरा फिजिक्स। अब धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री को भी दोस्तों द एंड करने वाले हैं, तो बहुत जल्द वो समय आ गया जब केमिस्ट्री भी दोस्तों समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और अब तो हम ये कह सकते हैं कि 15,000 नहीं 16,000 से अधिक सवाल दोस्तों अपनी क्लास में कवर करना। आज की क्लास देख लो, 16,080 सवाल दोस्तों आप सभी के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और 536 नंबर का लेक्चर चल रहा है, तो 500 प्लस तो चल ही रहे हैं। सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सीरीज को शुरू से हमेशा देखिए, ये आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। आधे घंटे के आसपास की क्लास होती है, 35 मिनट या अधिकतम 40 मिनट की क्लास होती है, लेकिन इस क्लास में आप 1 मिनट भी मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास समय कम है, इसलिए इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है।
ये सीरीज देखिए। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए परीक्षा में सवाल ऐसे ही बनते हैं। आपको भरोसा करना होगा अपने अध्यापक पर, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, करा पोटेशियम क्लोरेट, ये तो अभी हम शुरू में बताए थे पोटेशियम क्लोरेट, वही माचिस की तीली के आगे पोटेशियम क्लोरेट होता है कि नहीं। यहां दिखा देता हूं, आइए दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, देखिए यहां मैंने बताया था ना, क्या लिखा है पढ़िए। पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड, ये कहां लगे होते हैं? ये जो माचिस की तीली होती है इसी पर तो दोस्तों ये लगे होते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, तो साफ साफ पूछ रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे? माचिस की तीली के सिरे पर। ठीक है, लिखिएगा माचिस की तीली के सिरे पर। ठीक है, माचिस की तीली के सिरे पर ये पोटेशियम क्लोरेट दोस्तों लगा होता है। ठीक है, और उसके साथ बहुत कुछ होते हैं, एंटीमनी सल्फाइड भी होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इस पर लिखिएगा पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, इसके अलावा एंटीमनी सल्फाइड, इसके अलावा इस पे लगा होता है सल्फर। ठीक है, और इसके अलावा इस पे लगा होता है गोंद। ठीक है, गोंद। ठीक है, और लगा होता है कांच का चूर्ण। ठीक है, ये सब है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों मिलाकर के उन तीलियों पर लगाया जाता है। और ये जो माचिस की तीली होती है ये चीड़ की लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, किस लकड़ी की? यह चीड़ की लकड़ी की दोस्तों बनी होती है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। करा मैग्नीज डाइऑक्साइड संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सुना था, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड दोस्तों हम लोगों ने नहीं सुना। मैग्नीज को हम Mn लिखते हैं दोस्तों, मैग्नीज को हम क्या लिखते हैं? Mn लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीज को क्या लिखा जाता है? Mn लिखा जाता है, Mn। ठीक है, और डाइऑक्साइड मतलब O2 हो गया, तो याद रखेगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बात ये आती है कि इसका यूज कहां पर है दोस्तों, तो इसका यूज होता है शुष्क सेल में। ठीक है, शुष्क सेल। ठीक है, शुष्क सेल यानी क्या हो गया? बैटरी। ठीक है, जो प्राथमिक बैटरी है दोस्तों ये शुष्क सेल का एग्जांपल है। ठीक है, प्राथमिक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल या बैटरी जो दोस्तों यह शुष्क सेल का एग्जांपल है, और इसी में इस मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों किया जाता है, कैसे? कैथोड के रूप में, एनोड के रूप में, तो भी नोट कर लीजिए दोस्तों। कैथोड के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कैथोड का जो सिरा होता है यह हमेशा ऋणात्मक होता है, और इसका संबंध किससे है? MnO2 से है। ठीक है, इसी तरह से एनोड जो होता है, एनोड का सिरा हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। और एनोड के रूप में दोस्तों जिंक पात्र का इस्तेमाल करते हैं। और जो पात्र होता है पूरा का पूरा जो वो भरा होता है, मतलब जिसमें भरा होता है, ठीक है, जिस पात्र में, जिस बर्तन में वो पूरा जिंक का बना होता है, वो एनोड का काम करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड जहां होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में दे दिया आपको। और आगे चलिए, करा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या हो गया? ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4। करा दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो याद रखेगा ये संचायक सेल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? यह संचायक सेल से संबंधित है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी दोस्तों बार बार सवाल आता है। ठीक है, संचायक सेल ये एक तरह का द्वितीयक सेल है। ठीक है, द्वितीयक सेल है दोस्तों संचायक सेल। ठीक है, यानी इसे पुनः चार्ज करके यूज किया जा सकता है। प्राथमिक वाले को चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन द्वितीयक वाले को दोस्तों यूज किया जा सकता है। यह आप याद रखेंगे। फ्रेयान दोस्तों किससे संबंधित है? पीछे आपको बताया था कि फ्रेयान का संबंध प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक बोले तो कूलिंग के रूप में। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर वगैरह में या एसी वगैरह में कूलिंग के लिए दोस्तों किसका इस्तेमाल करते हैं? तो लिखिएगा फ्रेयान का यूज कर लिया जाता है, या द्रव अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। किसका? द्रव अमोनिया। ठीक है, द्रव अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग के लिए दोस्तों। ये आपको पहले भी बताया गया था, और पुनः मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दे रहा हूं। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, टेट्रा एथिल लेड दोस्तों ये किससे संबंधित है? पीछे हमने कार्बन टेट्राक्लोरीन पढ़ा था। एक बार आइए दिखा देता हूं आपको। पीछे हमने आपको क्या पढ़ाया था? CCl4 के बारे में बताया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CCl4 बोलते हैं, यह अग्निशमन यंत्रों में
आग बुझाने के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग दोस्तों आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे। अभी जो टेट्रा एथिल दे रहा दोस्तों, यह एक प्रकार का एंटी नॉक एजेंट है, ठीक है। टेट्रा एथिल जो दे रहा दोस्तों, यह एक प्रकार का क्या है, एंटी नॉक एजेंट है दोस्तों। एंटी नॉक एजेंट के रूप में दोस्तों एक काम करता है। अब समस्या की बात यह है कि मैं बता तो दिया एंटी नॉक एजेंट, लेकिन आपको यही नहीं पता कि एंटी नॉक एजेंट मतलब क्या, ठीक है। तो याद रखेगा। अब थोड़ा सा लीक से हटकर मुझे समझाना पड़ेगा। कोई इंजन होता है, इंजन में दहन होता है, दहन के फलस्वरूप दोस्तों क्या, जैसे अब मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है। अब गाड़ी में पेट्रोल या डीजल गाड़ियां होती हैं, तो उसके इंजन में पेट्रोल या डीजल का दहन होता है। दहन मतलब वो जलता है, जलने के बाद एनर्जी पैदा होती है और उसी से हमारी कार चलती है। तो दोस्तों दहन के फलस्वरूप एक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, खटखटाहट की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। उसको हटाने के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखिएगा, ठीक है, इंजन में दहन के फलस्वरूप उत्पन्न खटखटाहट की आवाज को समाप्त करने हेतु, ठीक है, समाप्त करने हेतु दोस्तों ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेट्रा एथिलेट का इस्तेमाल करते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो दहन में ये आवाज दोस्तों नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह से कर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो यह एक तरह का कीटनाशी है, ठीक है। यह क्या दोस्तों, यह एक तरह का कीटनाशी है, यह आप याद रखेंगे। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक तरह का कीटनाशी है, कीटों का नाश होता है। पहले दोस्तों इसका इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में खेतों में किया जाता है, ठीक है, किया जाता था। तो याद रखेगा, पहले कृषि हेतु, ठीक है, कृषि हेतु खेतों में प्रयुक्त होता था दोस्तों ये, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वहां जो खरपतवार होते हैं वो दोस्तों, कीट वगैरह होते हैं, वो दोस्तों नष्ट हो जाते हैं। तो ये आप याद रखें, ठीक है। ये बड़ा खतरनाक सवाल दोस्तों, एस्पार्टेम, ठीक है। एस्पार्टेम दोस्तों थोड़ा सा पढ़ने में भी आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन बार 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। एस्पार्टेम इसको बोलते हैं। एस्पार्टेम दोस्तों यह किससे संबंधित है, बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। इसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया चीनी बोल सकते हैं, ठीक है। यह क्या दोस्तों, इसे आप कृत्रिम चीनी बोल सकते हैं। क्या है यह जो दोस्तों, यह कृत्रिम चीनी है। और याद रखेगा, सामान्य चीनी की अपेक्षा 200 गुना मीठा, ठीक है। 200 गुना मीठा मतलब समझ रहे हैं कितना मीठा, ठीक है। सामान्य चीनी की अपेक्षा ये जो एस्पार्टेम होता है ये 200 गुना मीठा होता है, मतलब कल्पना ही नहीं किया जा सकता भाई। जैसे इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण में सैकरीन का नाम सुना होगा, ठीक है। इसका उदाहरण लिख लीजिए, कृत्रिम चीनी का उदाहरण क्या हो सकता है। जैसे आप मार्केट में जाइए और परचेज कर लीजिए सैकरीन भी मीठा होता है, इसको लैब में तैयार किया जाता है, लेकिन ये प्राकृतिक चीनी नहीं होता, इसको गन्ने से नहीं बनाया जाता है, कृत्रिम तरीके से सैकरीन बना हुआ है। या सुक्रालोज का नाम सुना होगा, ठीक है, सुक्रालोज, ठीक है, सुक्रालोज वगैरह हो गया, ठीक है। यह भी दोस्तों प्राकृतिक चीनी नहीं है, ठीक है। और बाकी एस्पार्टेम तो है ही है, ठीक है, एस्पार्टेम तो है ही है, तो इत्यादि कर लीजिए, ठीक है। ये सब दोस्तों चीनी तो नहीं है, कृत्रिम तरीके से इनको लैब में तैयार किया गया, लेकिन चीनी की अपेक्षा बहुत ज्यादा ये मीठे होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह नियोप्रीन का संबंध दोस्तों किससे है, नियोप्रीन, बताइए नियोप्रीन का संबंध किससे है। इयोसिन का संबंध लाल स्याही से था, ठीक है। पीछे मैंने एक आपको बताया था इयोसिन, ठीक है, इयोसिन, ठीक है। और इयोसिन का संबंध मैंने आपको लाल स्याही से दिया था, ठीक है। इयोसिन का संबंध मैंने आपसे किससे बताया था, इसका संबंध जो है ये लाल स्याही से है, ये बताया था। उसी तरह से नियोप्रीन जो है दोस्तों, इसका संबंध संश्लेषित रबड़ से है, ठीक है। किससे दोस्तों, नियोप्रीन का संबंध दोस्तों ये एक तरह का संश्लेषित रबड़ आप बोल सकते हैं, ठीक है। संश्लेषित रबड़ आप बोल सकते हैं, रबड़ कहिए या रबर कहिए, ठीक है। ये अच्छा, संश्लेषित रबर क्या होता है, इसको दोस्तों कृत्रिम तरीके से बहुलकीकरण से बनता है, जो बनता है उससे क्लोरोप्रीन से बनता है। एक बार आप चेक करिएगा, क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण से दोस्तों ये निर्मित किया जाता है, ठीक है। किससे,
देखिएगा क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण से निर्मित, ठीक है, बहुलकीकरण से निर्मित है। ये आप याद रखेंगे, नियोप्रीन की हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान देंगे, ठीक है। अगला देना दोस्तों केवलार। केवलार क्या होता है दोस्तों? केवलार एक तरह का संश्लेषित रेशा है, ध्यान दीजिएगा। केवलार क्या दोस्तों? केवलार को हम कहते हैं संश्लेषित रेशा, ठीक है। ये केवलार दोस्तों लैब में बनकर तैयार होता है और ये एक तरह का उष्मा प्रतिरोधी है, मतलब ये आग नहीं लग सकता इसमें, ठीक है। तो याद रखेगा यह क्या है दोस्तों, इसे उष्मा प्रतिरोधी भी कहते हैं, उष्मा प्रतिरोधी सिंथेटिक रेशा, ठीक है। सिंथेटिक रेशा है, सिंथेटिक लिख गया, इसका मतलब उसे लैब में तैयार किया गया है, लैब में दोस्तों इसे तैयार किया गया है, यह आप याद रखेंगे केवलार, ठीक है। केवलार ये उष्मा प्रतिरोधी है, उष्मा का प्रतिरोध करता है, यानी सीधे सीधे समझिए कि गर्म नहीं होता, हीट नहीं होता, ठीक है। तो जो अग्निशमन यंत्र चलाते हैं वो दोस्तों इनको धारण करते हैं ताकि जब आग वो बुझाने जाए तो उनका शरीर जल ना जाए, ठीक है। तो केवलार के बने हुए दोस्तों उनको जो है तमाम चीजें दी जाती हैं, चाहे जूते हो, चाहे दस्ताने हो, चाहे कपड़े वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक सवाल दे रहा, ध्यान से सुनिएगा, टेक्साल। आज का क्लास थोड़ा अलग सा है, ठीक है, एकदम अलग सा। समझिए बहुत कुछ छूटा हुआ था, उसको मिक्सअप करके दोस्तों आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं, ठीक है। तो अगला सवाल है टेक्साल दोस्तों किससे संबंधित है? टेक्साल एक तरह की कैंसर रोधी दवा है। आपसे परीक्षा में पूछे तो क्या बताएंगे? टेक्साल क्या दोस्तों? यह एक प्रकार की कैंसर रोधी दवा है। जिस किसी पेशेंट को कैंसर हुआ होता है उसको उसकी कीमोथेरेपी की जाती है। तो इस टेक्साल का यूज दोस्तों कहां पे करते हैं, इसका उपयोग दोस्तों कहां पे करते हैं? तो याद रखिएगा कीमोथेरेपी में। किसमें? कीमोथेरेपी जो होती है कैंसर पेशेंट की, उसमें दोस्तों इसका इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है, ये टेक्सोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से है नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेलुलोज का यूज क्या है दोस्तों, तो सेलुलोज से दोस्तों कागज तैयार किया जाता है, ठीक है। इससे क्या निर्मित होता है? सेलुलोज से। तो याद रखेंगे कागज निर्मित किया जाता है सेलुलोज से, ये अपनी जगह है, ठीक है। अभी आपसे नाइट्रोसेलुलोज दे रहा दोस्तों, नाइट्रोसेलुलोज का क्या इस्तेमाल है? ये खतरनाक हो गया। जहां कहीं भी नाइट्रो शब्द दे दे ना, समझिए विस्फोटक की बात कर रहा है। कहीं भी नाइट्रो शब्द दे दे, ठीक है, तो समझिए ये विस्फोटक वाली बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये नाइट्रोसेलुलोज दोस्तों किससे संबंधित है? ये विस्फोटक से संबंधित है, ठीक है। और इसका उपयोग याद रखिएगा धुआं रहित पाउडर बनाने में किया जाता है, ठीक है। किसमें? धुआं रहित, थोड़ा भी धुआं नहीं रहेगा, धुआं रहित पाउडर बनाने में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। बाकी विस्फोटक में मिश्रण के रूप में दोस्तों ये नाइट्रोसेलुलोज का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह दे रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड मैंने बताया था फोटोग्राफी में यूज करते हैं, तो ब्रोमाइड शब्द कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड का संबंध सीधा सीधा दोस्तों किससे है? फोटोग्राफी से है, ठीक है। लेकिन मैं केवल आपको इतना नहीं बताने वाला हूं, पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी के अलावा दोस्तों और कहां किया जाता है? तो याद रखिएगा पशुओं हेतु दवा, ठीक है, पशुओं की दवा बनाने में, ठीक है, पशुओं की दवा बनाने में भी दोस्तों इस पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ कुत्तों के लिए एंटीसेप्टिक दवाएं बनाई जाती है, ठीक है। कुत्तों के लिए एंटीसेप्टिक दवाएं, ठीक है, एंटीसेप्टिक दवाएं दोस्तों बनाई जाती है, पोटेशियम ब्रोमाइड से दोस्तों बनती हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ तो नया आप पढ़ते चलिए। करा पोटेशियम सल्फेट, ध्यान से देखिएगा, अभी पोटेशियम ब्रोमाइड पढ़ा, अब पोटेशियम सल्फेट की बात आती है। 4 कूट दे देगा, मिलान करने के लिए बोल देगा। जैसे पूछ दिया कि पोटेशियम सल्फेट संबंधित है, पोटेशियम सल्फेट है क्या? पिछले 1-2 लेक्चर पहले आप जाएंगे तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था उर्वरक से संबंधित। पोटेशियम सल्फेट जो होता है दोस्तों, ये एक तरह का उर्वरक है जिसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट जो है दोस्तों, यह क्या है? यह एक तरह का उर्वरक है जिसमें पोटेशियम की मात्रा दोस्तों अधिक पाई जाती है, ठीक है। पोटेशियम की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, याद रखेंगे। और पोटेशियम सल्फेट और कुछ नहीं, एक तरह का उर्वरक है, केवल इतना दोस्तों याद रखेगा। अच्छा, पोटेशियम करता क्या दोस्तों? तो पोटेशियम जो होता है ये पौधों की वृद्धि
या उनकी संरचनात्मक वृद्धि के लिए दोस्तों ये जिम्मेदार माना जाता है ना। तो ये सब चीजें भी याद रखेंगे। चलिए खैर वो सब पुरानी बातें हैं। आगे देखिए, करा पोटेशियम नाइट्रेट दोस्तों ये किससे संबंधित है? ठीक है, नाइट्रेट लिख दिया तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, सल्फेट वाले में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। तो याद रखेगा इस उर्वरक में पोटेशियम और सल्फर की मात्रा दोस्तों अधिक पाई जाती है। ठीक है, पोटेशियम प्लस सल्फर की। लेकिन ये जो पोटेशियम नाइट्रेट लिख रहा है यह भी एक तरह का उर्वरक, लेकिन अब यहां पे मामला दोस्तों चेंज हो जाएगा। नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट लिख दिया ना, अरे बाप रे, नाइट्रेट मैंने आपसे कहा था जहां कहीं होगा, ठीक है, वो नाइट्रेट का इस्तेमाल वैसे उसमें भी होता है, उर्वरक के रूप में भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो पोटेशियम नाइट्रेट का यूज है वो बारूद बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, कुछ नया भी हो जाए आपके लिए। सही है ना, बारूद ना, स्टार लगा लीजिए, एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, मार्फिन दोस्तों क्या है? मार्फिन किससे संबंधित है? मार्फिन जो दोस्तों ये दर्द निवारक दवा है। ठीक है, मार्फिन क्या दोस्तों? एक तरह की दर्द निवारक दोस्तों दवा है। मार्फिन लेने से दर्द जो है चला जाएगा शरीर का। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है। इस तरह के सवाल ना आपको ज्यादातर जो एग्जाम में मिलते हैं वो कूट के लिए मिलते हैं। कूट वाले 4-4 ऑप्शन में जो कूट बनते हैं ना, कि ए का बी से सी डी ऐसे दे देगा और मिलान करना रहेगा, तो वहां पे दोस्तों ऐसे सवाल खूब बनते रहते हैं। तो इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इस तरह से आज का भी हमारा सेशन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप सीरीज से जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों बहुत जल्दी ये आपकी पूरी सीरीज दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी और केमिस्ट्री विषय दोस्तों बहुत जल्द आपका समाप्त होने वाला है। अब चाहे जब भी समाप्त हो जाए, अभी तो बहुत सारे टॉपिक मुझे एक एक करके मिलते जा रहे हैं, तो उन सभी टॉपिक पर दोस्तों चर्चा तो करनी ही करनी है। ठीक है, और एक बार निवेदन आप सभी से है कि आप हमारे इस नए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, स्टडी 91 ऑफिशियल, पहचान इसकी है, मेरी फोटो लगी होगी इस पे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और पेड कोर्सेज पर आकर दोस्तों डेमो क्लास आप जरूर देखिए, आपसे निवेदन है। कहीं कोई दिक्कत है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, यही निवेदन है। ठीक है, इस क्लास को अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप जान पाए कि कब कितनी क्लासेज आपको दी जाती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।